हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी देख रहे हैं वाई टी योर इंग्लिश शूटर। मेरा नाम है अमन बहल और आपका वेलकम करता हूं वाई टी की एडिटोरियल क्लास में। मंडे टू फ्राइडे शाम में आधे पौने घंटे की एक क्लास लाई जाती है हर रोज, और इस टारगेट से, इस ऑब्जेक्टिव से लाई जाती है कि आप मेरे साथ रीड करें अंग्रेजी में, और रीड करते हुए अपने एग्जाम का इंग्लिश का सेक्शन आप कवर कर लें। फिर चाहे वो एग्जाम एसएससी हो या बैंकिंग हो या यूपीएससी हो। और अगर कोई एग्जाम आप नहीं भी दे रहे हैं तो अंग्रेजी आपकी ताकत हो, मजबूरी ना हो, पढ़ना लिखना बोलना आपको आता हो। तो चलिए इसी टारगेट के साथ, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए इस एडिटोरियल को फटाफट शुरू करेंगे। डिजिटल दंगा, ये आर्टिकल लिखा हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी पे, द हिंदू में छपा था। इसको अपने आज पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास को एक लाइक और एक शेयर दे। आपके प्यार के ऊपर इस चैनल को चलाया जाता है। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी डिजिटल दंगा। दंगा क्या होता है भाई? अंग्रेजी में वर्ड है एक, राइट। राइट का मतलब दंगा होता है ना। डिजिटल यानी जो इंटरनेट पे हो रहा हो, ऐसा दंगा जिसमें सड़क पे जाने की जरूरत ना हो। कह रहा है इसी प्रकार का कोई दंगा जो है आजकल आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। अब ये कौन कर रहा है दंगा? कह रहा है जी डिजिटल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स फ्रेगमेंटेशन बीनीथ कंटेम्पररी पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। देखो ये आर्टिकल है ना, आपकी सोच जहां तक जाती है उससे भी एक कदम आगे जाकर के आपको बताएगा ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसी मूवमेंट्स क्या करती हैं। कह रहा है जो डिजिटल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, क्या होता है ये? देखिए अंग्रेजी में जब भी मोबिलाइजेशन वर्ड आए, इसका मतलब होता है चीजों को काम पे लगाना, जिस काम के लिए वो बनी है। हिंदी में इसको लामबंदी बोलते हैं, या फिर यूं समझ लो तैनाती। कह रहा है जी डिजिटल फॉर्म में जो पॉलिटिकल लामबंदी हो रही है, लोगों को सियासत के नाम पे इकट्ठा किया जा रहा है डिजिटली। कह रहा है ये चीज रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है हमें। और क्या दिखाती है? ये दिखाती है समाज में हुए फ्रेगमेंटेशन को, या फूट को, या टुकड़ों को। और ये फ्रेगमेंटेशन कहाँ है? ये है बीनीथ यानी नीचे, हमारी पब्लिक और सोशल लाइफ के, जो हमारी सार्वजनिक और सामाजिक जीवन के, और जो कंटेम्परेरी है, आजकल का है, प्रेजेंट है, मॉडर्न है। ये जो मूवमेंट्स आप देखते हो, रातों रात 2-2.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी मूवमेंट के लिए, ये तभी होता है जब अपनी जीवन में कुछ कमी हो, कुछ कंटेम्परेरी मॉडर्न टाइम के अंदर सोशल और पब्लिक लाइफ के अंदर कुछ स्ट्रेस हो। तो ये स्ट्रेस का जो एक इंडिकेशन है। चलिए, मोबिलाइजेशन सब्जेक्ट है। मोबिलाइजेशन आपने देख लिया, इकट्ठा करना, चीजों को काम पे लगाना। वर्ब है इसकी रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट करना यानी दिखाना। आसान भाषा में इसको शो करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ शोज भी लिखा हुआ हो सकता था। फ्रेगमेंटेशन वर्ड को कैसे पकड़ोगे भाई? जब कोई चीज पूरी होती है तो उसको अपने बोलते हैं होल। WHOLE, याद है ना, होल। अगर इसके टुकड़े बना दे छोटे छोटे, इनको बोलते हैं फ्रेगमेंट। अब बताओ फ्रेगमेंटेशन क्या होगा? होल में से छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। समाज में फूट पड़ी हुई है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग इनकम लेवल्स हैं, अलग अलग लाइफ्स है, सबका अलग अलग हिसाब चल रहा है। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की मैं आपको दिखाता हूँ वो कैब। 5 वर्ड्स है हमारे पास, जो भारी भरकम इस आर्टिकल में आने वाले हैं। शुरू में एक साथ देख लो ताकि क्लास को आप स्मूथली ले पाओ। अगेन आपके प्यार के ऊपर ये चैनल चलता है, जरूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। @officialYT सर्च करें टेलीग्राम में, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। सारे नोट्स पीडीएफ्स आपको इस ग्रुप के अंदर रात को, इनफैक्ट क्लास आने के बिल्कुल हाथों हाथ आपको मिल जाती हैं। चलिए, वाईटी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना। अगर कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, 2026-27 में देने वाले हो, तो दिस ऐप शुड बी योर प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर इंग्लिश। क्या करते हैं इस पे? बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपके एग्जाम्स को क्लियर करवाते हैं। इस साल अगर आपको एसएससी बैंकिंग देना है, डिफेंस रेलवेज देना है, तो आप इंग्लिश अनलॉक कोर्स के अंदर एनरोल होकर के रीडिंग से लेकर के ग्रामर तक, और ग्रामर से लेकर के वोकैब और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक, सब कुछ एक पैकेज के अंदर सीख सकते हो। एग्जाम्स फटाफट नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जल्दी से अपना जो है बुक करें सीट और सीखें अपना, आज से लर्निंग को स्टार्ट करें। चलिए, कोर्स आपको ऐप पे मिलेगा, कूपन लगा लेना, ईद के मौके पे 999 में कोर्स अवेलेबल है। इसी के साथ आपको मिलेगा जी राइटिंग का कोर्स। इंग्लिश में लिखना सीखना है तो बहुत आसान भाषा के अंदर 50 घंटे में आपको लिखना सिखाया गया है। 10वीं 11वीं का बच्चा भी अंग्रेजी में लिखना सीख सकता है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स।
सिविल सेवाओं वालों के लिए अंग्रेजी का एक अलग कोर्स बनाया गया है जिसमें हम आंसर राइटिंग से लेकर के एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं, सी सेट इंक्लूडेड। तो अंग्रेजी का कोर्स है ये अंग्रेजी वालों के लिए, ताकि आप अपना मीडियम चेंज कर सकें। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स एज वेल। चलिए, ये नंबर है टीम का, व्हाट्सएप करें कोई भी क्वेरी हो आपकी रिगार्डिंग कोर्सेज। अब आ जाओ, पहला जो वर्ड आज का आपके लिए नया है, कोलेस। ये वर्ड बना है कोल, COAL है ना। कोल क्या होता है? कोयला। मतलब याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, इसकी स्पेलिंग याद करनी हो तो कोलेस। कोलेस वर्ड जो है ना, इस पिक्चर से बहुत अच्छे से बताया जा सकता है। ये देख रहे हो, ये वाला इसमें जाके फिट होगा, है ना। इसके ऊपर भी एक हिस्सा आएगा, उसमें ये वाला जाके फिट हो जाएगा। तो जब चीजें एक दूसरे में ऐसे फिट होती हैं कि वो मिल करके एक दूसरे का पूरक बन जाती है, कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को, एकजुट हो जाती है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलेस करना। कंसोलिडेट करना इसका सबसे अच्छा सिनोनिम है। एक और एक 11 होते हैं ना, जो आपने सुना होगा, एक और एक 11 होते हैं, बस ये वो कोलेस जो है ना, वही वाली बात करता है। डिफरेंट आइडियाज इवेंचुअली कोलेस्ड इनटू अ क्लियर प्लान। अलग अलग जो आइडियाज थे, आखिरकार या फाइनली या इवेंचुअली वो कोलेस कर गए, एक और एक 11 हो गए, और क्या कर दिया उन्होंने? एक क्लियर प्लान बना दिया, एक बड़ा अच्छा सा, है ना, प्लान बना दिया। कोलेस का बिल्कुल उल्टा होता है जी फ्रेगमेंट। भाई आपने चीजें बनाई हुई हैं, एक होल, उसके टुकड़े कर दिए, तो फ्रेगमेंटेशन वर्ड भी आप देख चुके हैं, फ्रेगमेंट से बना है, वर्ब से। और कंसोलिडेट जो है इसका सिनोनिम है, बड़ा अच्छा, इंटीग्रेट बोल सकते हैं, कंबाइन बोल सकते हैं। तो नया वर्ड है आपके लिए कोलस, जहां आर्टिकल में आएगा, इसका मीनिंग अब आपको पता है। अगला वर्ड आने वाला है आज का, इरोजन। देखिए, इरोड करना पता है क्या होता है? ये पानी देख रहे हो आप, हजारों सालों के अंदर ये पानी जब यहां से बहेगा ना, तो ये पूरे एरिया को इरोड कर देगा। हिंदी में इसको क्षय बोलते हैं, पतन बोलते हैं। वहीं से इरोजन नाम का वर्ड बनाया हुआ है। धीमे धीमे किसी चीज को अंदर से खोखला कर देना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरोजन। ठीक है, धीरे धीरे पतन या घिसाव बोल सकते हैं। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म कैन कॉज द इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। कांस्टेंट जो क्रिटिसिज्म है, लगातार आलोचना है, वो धीरे धीरे घसा करके या अंदर ही अंदर खोखला कर सकती है कॉन्फिडेंस को छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में। चलिए, इरोजन इसका बिल्कुल उल्टा होता है, किसी चीज में इंप्रूवमेंट लाना, स्ट्रेंथनिंग, इंप्रूवमेंट, ग्रोथ। सिनोनिम इसके बनेंगे डिटीरियोरेशन, वीकनिंग और डिसइंटीग्रेशन। नया वर्ड है आपके लिए, पिक्चर से कनेक्ट करना, इसीलिए लाई गई ये पिक्चर। एक और वर्ड देखते हैं आज, कंटेम्परेरी। देखिए, टेम्परेरी से एक कन लगा करके रूट बनाया गया है। इसका मतलब है आधुनिक या हाल का। प्रेजेंट टाइम से, टेम्परेरी टाइम से जो जुड़ा हुआ है वो है कंटेम्परेरी। मैनी स्टूडेंट्स इंजॉय रीडिंग कंटेम्परेरी नॉवेल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजॉय करते हैं कि वो आधुनिक नॉवेल्स को पढ़ें। चेतन भगत की, अरविंद अडिगा की, है ना, आजकल की नॉवेल्स, उनको पुरानी शेक्सपियर की, एरिस्टोटल की किताबें पसंद नहीं आती हैं। तो मोस्ट स्टूडेंट्स एंजॉय रीडिंग कंटेम्परेरी नॉवेल्स। इसी तरीके से कंटेम्परेरी मूवीज हो सकती हैं, जो धुरंधर आई है एक कंटेम्परेरी मूवी है ना, ऐसे याद रखें इसको। चलिए, आधुनिक का, मॉडर्न का, कंटेम्परेरी का उल्टा होता है ऑब्सोलीट, जो पुराना हो गया, चलन से बाहर हो गया। यू विल सी दिस वर्ड कंटेम्परेरी इन टुडेज आर्टिकल। लास्ट वर्ड आज का आप देखने वाले, मिटिगेट। ये वर्ड बहुत बार आ गया है पिछले वीक में, और मेरे ख्याल से फिल्म, ये पिक्चर देख करके इसका मीनिंग भी आपका जो है मोटा मोटा दिमाग में आया होगा। किसी भी चीज की सिवियरिटी को, ग्रेविटी को, सीरियसनेस को जो है कम करना। दर्द बहुत हो रहा है सर में, तो आपने दवाई ली ताकि दर्द को मिटिगेट करे। ठीक है, पैसे की कमी है, तो उस कमी को मिटिगेट करने के लिए आपने एक जॉब पकड़ी, तो मिटिगेट करना, ऐसे आप याद रखें। रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प मिटिगेट स्ट्रेस। लगातार जो एक्सरसाइज है, रेगुलर एक्सरसाइज, वो हेल्प कर सकती है कि वो स्ट्रेस को, तनाव को कम करे। एलिविएट करना, एमिलियोरेट करना, पैसिफाई करना, एस्युएज करना, इसके सिनोनिम्स हैं। उल्टा होता है इसका एग्रावेट करना, चीजों को बद से बदतर बनाना। सर दर्द तो था ही, ऊपर से आपने लाउड म्यूजिक बजा लिया, और सर दर्द है, सर फटने लग गया है। ठीक है, तो मिटिगेट चीजों को नरम बनाना, एग्रावेट चीजों को बद से बदतर और गर्म बनाना। 5 वर्ड्स डिटेल में आपने सीखे हैं। अच्छा, एक और वर्ड है लास्ट, एलियनेट। ये वर्ड तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपने एलियन वर्ड सुना होगा। अंग्रेजी में एलियन का मतलब होता है जो आपसे अलग हो। जरूरी नहीं है कोई मंगल से, मार्स से आया हो, या चांद से, चांद पे कोई कॉलोनी बसा के रहता हो, वही एलियन है। कोई भी इंसान जो आपसे अलग भाषा बोलता है, अलग कल्चर है, अलग उसके संस्कार है, वो एलियन है आपके लिए अंग्रेजी में। वहीं से वर्ड बना दो एलियनेट। किसी आदमी को, जो आपका ही आदमी था, अपना ही दोस्त था, उसको इतना नाराज कर दिया आपने कि वो अब आपके लिए एलियन हो गया। ये होता है एलिनेट करना।
रिश्तों में कड़वाहट लाना, चीजों को, लोगों को अपने से दूर करना, स्ट्रेंज बनाना, इसके सिनोनिम्स है। स्ट्रेंज भी वैसे ही बना है, स्ट्रेंजर यानी अनजान आदमी। आपका दोस्त था लेकिन आज आपके लिए अनजान आदमी तरह हो गया है, बात दोनों नहीं करते हो, तो स्ट्रेंज कर दिया उसने आपको या आपने उसको। तो ये वर्ड एलिनेट और स्ट्रेंज आप आर्टिकल में देखेंगे। इसका उल्टा होता है इम्ब्रेस करना, पराये को भी अपना बना लेना, किसी को ब्रेस में यानी गले लगाना, इम्ब्रेस करना। चलिए एक समरी आपको दें इस आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जैसी मूवमेंट्स आपने जेनजी मूवमेंट नेपाल में और बांग्लादेश में भी सुनी या देखी होंगी। ये मूवमेंट्स अचानक से अभी क्यों आ रही है 2026 में? ऐसा तो नहीं है पहले करप्शन नहीं था, पहले गरीबी नहीं थी, बल्कि ज्यादा गरीबी थी, ज्यादा करप्शन था। लेकिन ये मूवमेंट्स अब इसलिए आ रही हैं क्योंकि आज का जो युवा है, खास करके अर्बन युवा, गांवों वाला नहीं शहरों वाला, वो युवा अंदर से ऐसा फील करता है कि मैं किसी कल्चर का, ग्रुप का, क्राउड का पार्ट नहीं हूं। क्योंकि शहरों के अंदर ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि आपको सुबह जाना है, दोस्तों से, लोगों से मिलना है, ऑफिस में काम करना और शाम को घर आ जाना है, अड़ोसी पड़ोसी का कुछ नहीं पता आपको। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हो, और इंसान पहली बार ऐसी सिचुएशन में आया है अभी पिछले 15 सालों में, इससे पहले नहीं था, तब इंटरनेट भी नहीं था इतना फास्ट। इस सिचुएशन में आने की वजह से एक अंदर से आपका डिजायर आता है कि मैं भी हिस्सा बनूं ना किसी चीज का। तो थोड़ी सी भी अगर फ्रस्ट्रेशन आपको हो तो इस तरह की मूवमेंट्स रातों रात खड़ी हो जाती हैं। करोड़ों लोग के क्राउड का हिस्सा बनने के चक्कर में इस तरह की मूवमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको डिटेल में बताएगा ये आर्टिकल, ये पूरा जो मैंने आपको बताया इसको समझाएगा। अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। इसकी टोन आपको खुद पकड़नी है। लास्ट में मैंने क्वेश्चन रखा है टोन का, पहले आप पढ़ो मेरे साथ, फिर लास्ट में उस क्वेश्चन को सोल्व करना आपको क्या लगता है किस टोन में आर्टिकल लिखा हुआ है। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ, वीडियो को पॉज करें, जितना हो सके इसका मीनिंग निकालें पढ़ करके। 5 मिनट लगे तो 5 मिनट ले लो, फिर मिल के पढ़ते हैं। मैं ज्यादा पॉज नहीं करने वाला हूं, आप अपने हिसाब से पॉज करके ट्राई देना, ठीक है। कह रहा है जी, इन मेयरली 4 days द सेल्फ स्टाइल्ड कॉकरोच जनता पार्टी amassed a following that conventional political organization often require years to cultivate। कॉमा लग गया, एज कंजंक्शन लग गया, यहीं रुक जाओ। कह रहा है जी मेयरली यानी सिर्फ, अंग्रेजी में मेयरली का मतलब होता है ओनली। कह रहा है जी सिर्फ 4 दिनों में, इन ओनली 4 days, मेयरली 4 days, जो सेल्फ स्टाइल्ड कोकरोच जनता पार्टी है, जिसको हम सीजेपी बोल सकते हैं, एक बीजेपी है ये सीजेपी है, ठीक है। और सेल्फ स्टाइल क्या है, इनका स्टाइल जो है इन्होंने खुद बनाया है, ऐसा नहीं है कोई आइडियोलॉजी का एक पार्ट है, मार्क्सिज्म को फॉलो कर रहे हैं या एक कैपिटलिस्ट है, कुछ नहीं। अपने हिसाब से इन्होंने सोच लिया कि कॉकरोच है, कॉकरोच जनता पार्टी है। तो ये जो पार्टी है सेल्फ स्टाइल्ड, इसने अमास कर दिया, इसने इकट्ठा कर दिया। अमास करना यानी गैदर करना, और किसको, एक ऐसी फॉलोइंग को, एक ऐसी फैन फॉलोइंग को कह दें जिसको दैट कन्वेंशनल पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशनल यानी परंपरागत, ट्रेडिशनल, ये वो फॉलोइंग है जिसको परंपरागत पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनको रिक्वायर होता है, क्या अक्सर रिक्वायर होता है कि ईयर्स लगेंगे कल्टीवेट करने में, या इकट्ठा करने में, या हासिल करने में। कल्टीवेट करना यानी जैसे फसल आप काटते हो ना, पहले बीज लगाते हो फिर फसल काटते हो, तो इस तरीके को, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कल्टीवेट करना। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, बीजेपी जैसी, कांग्रेस जैसी, इनको 10 साल, 20 50 साल लगते हैं इतने आदमी इकट्ठा करने में अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। और ये काम कैसे हुआ है जी, अब देखो एज लगा के बता रहा है। कह रहा है जी एज मीम पेजेस, इंस्टाग्राम रील्स एंड सेमी आयरनिक पोस्ट रैपिडली कोलेस्ड अराउंड डिजिटली सिंक्रोनाइज्ड आउटरीच। ये सारा काम हुआ है इस अजूबे की वजह से, चमत्कार की वजह से। चमत्कार क्या है, मीम बनाने वाले पेजेस जो है, मीम क्या पता है ना आपको, चुटकुले, फोटो के साथ कोई चुटकुला लगाओ, है ना, जिसमें कुछ। तो कह रहा है इस तरह के जो मीम वाले जो पेजेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं, और ऐसी पोस्ट हैं ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जो सेमी आयरोनिक हैं, जिनमें विरोधाभास और हास्यास्पद आपको कंटेंट मिलेगा। कह रहा है ये सारे के सारे रैपिडली कोलेस कर गए, या फिर एक दूसरे के साथ मिल गए। और इन्होंने कैसे किया, कोलेस अराउंड किया एक सिंक्रोनाइज्ड आउटरेज के। आउटरेज होता है गुस्सा, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है मिलजुल के। तो लोगों के मिले जुले गुस्से का जो एक्सप्रेशन था उसके चारों तरफ ऑनलाइन तरीके से ये सब मिल गए। कहीं मीम का पेज आया, कहीं रील आई, और कहीं पोस्ट आई। और कह रहे ये सारा काम हुआ देयर बाय इनवाइटिंग कंपैरिजंस विद यूथ लेड मोबिलाइजेशंस इन बांग्लादेश एंड नेपाल। इस प्रकार से एक सारा काम हुआ है इनवाइट करते हुए कंपैरिजन को ऐसे मोबिलाइजेशन से, ऐसी लामबंदियों से जो यूथ के द्वारा अगुवाई में हुई थी, यूथ लेड थी बांग्लादेश में, नेपाल में।
मुझे पता है इस आर्टिकल को खुद पढ़ने में आपके हाथ कांप रहे होंगे कि ये कितना टेढ़ा मेढ़ा बनाया है। यहाँ पे जितना मुश्किल पढ़ सकते हो पढ़ लो, ताकि एग्जाम में आपको मजा आए इजी पढ़ के। मैंने ये आर्टिकल जो लिखा है लिखवा करके हमने ऑनलाइन उठाते हैं इसको, फिर एआई से चेंज करते हैं। तो इस तरीके से बनाते हैं हम कि इतना मुश्किल हो जाए कि इसके बाद सब चीजें आसान लगे। तो पढ़ने में आपको सीखना है इस तरह के सेंटेंसेस को। सिर्फ 4 दिनों में, मेयरली 4 डेज में, ये जो CJP नाम की पार्टी है कॉकरोच वाली, जो सेल्फ स्टाइल है, जिनका स्टाइल इन्होंने खुद ही चुना है, इन्होंने इकट्ठा कर दिया, अमास कर दिया एक ऐसी फॉलोइंग को, एक ऐसे फैन फॉलोइंग को, जिसको दैट जो परंपरागत यानी कन्वेंशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीजेपी और कांग्रेस जैसी, अक्सर उनको जरूरत होती है कई सालों की, या मैं कह दूं कई दशकों की, कल्टीवेट करने के लिए, या फिर सिरे से बो करके इकट्ठा करने के लिए, है ना। कल्टीवेट पूरा एकदम अपनी आइडियोलॉजी पहले लोगों को समझाओ, फिर उनको अपने साथ जोड़ो, पार्टी का वर्कर बनाओ। तो कह रहा है इस तरीके से इन्होंने किया, और ये सारा काम हुआ इस चमत्कार की वजह से। 4 चीजें मिल गई, मीम वाले पेज मिल गए, इंस्टाग्राम की रील्स मिल गई, और ऐसी पोस्ट मिल गई ट्विटर पे जो सेमी आयरॉनिक थी, जिसमें हंसी थी कहीं और कहीं कहीं गंभीरता थी। और ये सारी चीजों ने मिल करके कोलेस किया, इन्होंने यूनिटी के अंदर आकर के काम किया, एक ऐसी आउटरीच के, एक ऐसे गुस्से के गुब्बार के, जो सिंक्रोनाइज था, सभी का मिला जुला था, 2-2.5 करोड़ जो है युवाओं का, उसके पास जाकर के ये चारों मिल गए। और इस प्रकार से इन्होंने इनवाइट कर दिया है कंपैरिजन को ऐसी मोबिलाइजेशन के साथ, बांग्लादेश और नेपाल में लामबंदियों के साथ, जो यूथ लेड हुआ करती थी, जो जनजी के द्वारा किए गए थे। ये है सेंटेंस। इस लेवल पे आ जाओ, फिर उसके बाद अंग्रेजी आपके लिए खेल है। सीजेपी की वर्ब है अमास्ट, अमास करना, इकट्ठा करना। मास वर्ड का मतलब ही होता है अंग्रेजी में डेरी, मास का मतलब क्या होता है, डेरी। तो अमास यानी इकट्ठा करना, है ना। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की वर्ब है रिक्वायर, मीम पेजेस, पोस्ट और इंस्टाग्राम रील्स की वर्ब है कोलेस, कोलेस करना, चीजों का एक दूसरे के साथ मिल जाना, एक और एक 11 हो जाना। आउटरेज, ये वर्ड रेज से बना है, अंग्रेजी में एक वर्ड है रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। अब रेज जो है आउटरेज वर्ब की शॉर्ट फॉर्म है, गुस्से को, भयंकर गुस्से को बोलते हैं अंग्रेजी में आउटरेज। सिंक्रोनाइज, ये वर्ड बना है क्रोनो रूट से, क्रोनो मतलब टाइम, सिंक मतलब साथ में, जब बहुत सारी चीजें एक साथ हों, सहयोग में हो, हजारों लोग एक साथ ट्वीट करें, रील बनाएं, तो ये सारा काम सिंक्रोनाइज तरीके से एक ही वक्त पे हो रहा है। चलो अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएं आपको, सिर्फ 10 सेकंड का है। आपको बहुत बार मिलेगा मेयरली, और कभी कभी मिलेगा मेयर। तो एक ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, मेयरली और मेयर कैसे यूज करना है। मेयरली और अमेयर एक ही बात है, अगर इनके बाद कोई नंबर और कोई नाउन रखा हो। फिर सुन लो, कब, जब कोई नंबर और कोई नाउन रखा हो। जैसे नंबर रखा हुआ है 4, नाउन रखा हुआ है डेज, तो इस तरीके से 4 days, 3 miles, 2 hours, 10 weeks, जब भी कुछ ऐसा मिले, तो मेयरली और अमेयर एक ही बात है, दोनों का मतलब होता है ओनली या सिर्फ। ध्यान से समझना, अमेयरली नहीं लिखोगे और खाली मेयर नहीं लिखोगे, दोनों से काम नहीं चलेगा। चलो तो यहां पे आप मेयरली की जगह अमेयर भी लिख सकते थे। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, वीडियो को पॉज करना है, खुद से पढ़ना है पहले। चलिए, कह रहा है जी, ऑल्दो सच एंथुसियाज्म रिफ्लेक्ट्स ग्रोइंग एलिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स। कह रहा है ऑल्दो यानी हालांकि, ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो जोश है युवाओं का, ये रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है, दिखाता है बढ़ते हुए एलिनेशन को, या बढ़ते हुए अलगावपने को। और किससे, इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स से, ऐसी राजनीति से जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होती है। पार्टी बनाओ, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करो, फिर इलेक्शन में जाओ, है ना। तो हमें ये दिख रहा है कि लोगों का गुस्सा देख करके, उत्साह देख करके, कि इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स से युवाओं का विश्वास उठ गया है। अब ये कौन सी है इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स, किस प्रकार की है। कह रहा है विच अपीयर्स इंक्रीजिंगली इनकेपेबल ऑफ एड्रेसिंग एंजाइटीज सराउंडिंग वर्क, एस्पिरेशन, इनसिक्योरिटी एंड एग्जॉस्शन। कह रहा है ये वो इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स है जो दिखाई देती है, हमें अपीयर होती है, कि इंक्रीजिंगली यानी लगातार बढ़ते हुए तौर पे, इंक्रीजिंगली लगातार बढ़ते हुए तौर पे, ये असक्षम होती जा रही है, इनकेपेबल होती जा रही है, मजबूर होती जा रही है, और किस काम को ना करने में, एड्रेस करने में, हल निकालने में, हमारी चिंताओं का। और ये चिंताएं हैं इन सभी चीजों के चारों ओर। पहली चीज है वर्क यानी काम, दूसरी है एस्पिरेशन यानी आपकी ख्वाहिश है, तीसरी चीज है इनसिक्योरिटी अंदर का डर, और चौथी चीज है एग्जॉस्शन यानी अंदर की थकान। तो ये 4 चीजों से युवा परेशान है, ठीक है।
तो एंथुसियाज्म हमें क्या दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स से युवा एलिनेट हो गया है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स इन 4 चीजों के ऊपर आपकी चिंताओं को कम नहीं कर पा रही। कह रहा हालांकि ऐसा है। अब मेन बात क्या है, मजे की मेन बात ये है कि मेन सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, ये ऊपर का तो सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। कह रहा मेन बात ये है दैट डीपर क्राइसिस कंसर्न्स द इरोजन ऑफ कलेक्टिव सोशल लाइफ इट्स। जो इससे भी गहरा जो क्राइसिस है वो कंसर्न करता है या फिर अपना कनेक्शन रखता है, जुड़ा हुआ है इरोजन से या पतन से हमारी मिली जुली सोशल लाइफ का, खुद का। तो ये आपको ऊपर ऊपर से देखने में लगेगा कि युवा परेशान है करप्शन से, युवा को नौकरी चाहिए, युवा को एस्पिरेशन है, गाड़ी चाहिए, काम चाहिए, सब चाहिए, युवा को सबको चाहिए, है ना। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर घुसोगे, सिम्टम्स के पार देखोगे, तो ये क्राइसिस हमें ये बताता है कि युवा की सोशल लाइफ जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई है, इरोजन हो गया है, उसका पतन हो गया है। इस वजह से ऑनलाइन आकर के मूवमेंट्स करते हैं। चलिए, एंथुसियाज्म की वर्ब रिफ्लेक्ट्स, विच आया है इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स के लिए, विच की वर्ब है अपीयर्स। सब्जेक्ट वर्ब जरूर पकड़ने हैं। एलिनेशन, इसके लिए अच्छा वर्ड था अंग्रेजी में इस्ट्रेंजमेंट, करवाया था ना शुरू में वर्ड एलिनेट, इस्ट्रेंज, किसी को अपने को पराया करना। इरोजन का मतलब आपने देख लिया, धीरे धीरे किसी चीज को खोखला करना। क्राइसिस की वर्ब है कंसर्न्स। कह रहे जी अर्लियर पॉलिटिकल फॉर्मेशंस इमर्ज्ड थ्रू यूनियंस, campuses and neighborhood associations that sustained continuity and emotional investment। कह रहा है पहले ये होता था अर्लियर, ये जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, फॉर्मेशन क्या होते हैं, ग्रुपिंग, ग्रुपबाजी, सियासी यानी पॉलिटिकल। ये सियासी जो ग्रुप हुआ करते थे इससे पहले अगर आप देखें तो ये इमर्ज होते थे इन चारों चीजों के जरिए। पहली चीज क्या थी, यूनियन, ट्रेड यूनियन बन गई, फिर उसने फिर इलेक्शन लड़ लिया। दूसरी चीज थी कॉलेज का कैंपस, छात्र नेताओं की राजनीति थी। तीसरी थी नेबरहुड की एसोसिएशंस, आपके मोहल्ले की कोई एसोसिएशन है, उसमें कोई आदमी प्रेसिडेंट बना, फिर उसने पार्षद का चुनाव भी लड़ लिया। तो अब पहले ऐसा होता था, पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे बना करती थी। कह रहा है जी, और ये वो सब चीजें थी जो सस्टेन करती थी, बनाए रखती थी कंटिन्यूटी को और इमोशनल इन्वेस्टमेंट को, आपकी भावनात्मक निवेश को और लगातार बने रहने को। भाई अगर आपने कोई ट्रेड यूनियन बनाई है और उसके सारे आपको इलेक्शन लड़ रहे हो, तो यूनियन की जरूरत तो है ही, ट्रेड यूनियन हमेशा रहेगी, तो मतलब आप सिक्योर है, आपका मामला, आपकी पार्टी बनी रहेगी। कह रहा है अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं होता। कह रहा है जी वेरस कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज इंक्रीजिंगली प्रोड्यूस इंडिविजुअलाइज्ड सब्जेक्ट्स हु क्रेव कलेक्टिव बिलोंगिंग while lacking the social conditions necessary to sustain it। कह रहा है वेरस ये हो रहा है कि जबकि, अंग्रेजी में वेरस का मतलब होता है जबकि, इस तरफ, हिंदी में अगर आसान भाषा में बताऊं, जबकि इस तरफ ये हो रहा है जी वेरस, जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, लगातार वो प्रोड्यूस कर रही है, पैदा कर रही है ऐसे सब्जेक्ट्स को जो इंडिविजुअलाइज्ड है, ऐसे लोगों को जो अपने आप में मस्त है, जिनका कोई लेना देना नहीं है आसपास से, लेकिन ये क्रेव करते हैं, अंदर ही अंदर बड़ी ख्वाहिशें रखते हैं ये सब्जेक्ट्स मॉडर्न सोसाइटी के, कि ये कलेक्टिव बिलोंगिंग इनकी कोई हो, इनका कोई ग्रुप हो, इनकी कोई गैंग हो, कोई पहचान हो, है ना, किसी पार्टी का ये पार्ट हो, अंदर ही अंदर ये क्रेव करते हैं। कह रहा है और ये तब करते हैं जब ये लैक कर रहे हैं कोई भी सामाजिक कंडीशन को जो जरूरी होती है इस तरह की बिलोंगिंग को सस्टेन करने की, है ना। ऑफिस से घर आए, घर से ऑफिस गए, संडे को मूवी देख ली, कहीं बाहर खाना खाए, तो कहाँ पे कोई कलेक्टिव बिलोंगिंग आपको मिलेगी, टाइम ही कहाँ है आपके पास 15 लोगों से हाल चाल पूछ के बात करने का। तो ये है रीजन, मेन रीजन जो इसने बताया है, ठीक है। दैट की वर्ब है सस्टेन्ड, दैट आया है इन सभी के लिए। पॉलिटिकल फॉर्मेशंस की वर्ब है इमर्ज, इमर्ज करना यानी निकल करके आना। वेरएस एक कंजंक्शन अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है जबकि इस तरफ या जबकि इस ओर। तो जबकि इस ओर क्या हो रहा है जी, सोसाइटीज की वर्ब है प्रोड्यूस और हु की वर्ब है क्रेव। अब ये क्रेव वर्ब क्या है, आपने बहुत सुना होगा, मुझे क्रेविंग हो रही है ना, लड़के लड़कियां बोलते हैं ना छोटे, क्रेविंग हो रही है मुझे, चॉकलेट खानी है। तो क्रेविंग जो है क्रेव वर्ब से बना है। क्रेव का मतलब होता है किसी चीज के लिए अंदर ही अंदर तड़पना, मिल जाए बस कहीं से। क्रेव वर्ब को कोवेट करना भी बोलते हैं, आपने बहुत कम सुनी होगी, ये शेक्सपियर की किताबों में मिलेगी। आजकल क्रेव यूज होता है, पहले कोवेट बोला जाता था। और इनकी खासियत क्या है, इनके बाद में फौरन लगने को लग जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड अंग्रेजी में कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। आई एम क्रेविंग फॉर अ चॉकलेट बोलने में ठीक है, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी, आई एम क्रेविंग अ चॉकलेट, तो नो प्रेपोजिशन आफ्टर क्रेव एंड कोवेट। लेकिन अंग्रेजी में क्रेव जैसे और भी कई वर्ड्स हैं जो आपके अंदर की ख्वाहिश को बताते हैं, तड़प को बताते हैं। जैसे वर्ड है यर्न एंड लॉन्ग,
ये होती है किसी ऐसे इंसान के लिए जिससे आप मिलना चाहते हो। एक होती है हैंकर और लस्ट, ठीक है, ये भी कोई इंसान या कोई चीज के लिए। यर्न और लॉन्ग के बाद में फोर आता है, हैंकर और लस्ट के बाद में आफ्टर आता है। आई एम यर्निंग, यर्निंग फॉर, कोई भी इंसान का नाम ले लो, अंदर से मेरा तड़प हो रही है उससे मिलने की, आई एम यर्निंग फॉर दैट पर्सन, आई एम लॉन्गिंग फॉर दैट थिंग, ठीक है। एंड आई लस्ट आफ्टर मनी, या आई हैंकर आफ्टर फेम, है ना, मैं पैसे के पीछे या जो है फेम के पीछे, लस्ट के पीछे भागता हूँ। तो ये लस्ट हैंकर आफ्टर लेंगे, यर्न लॉन्ग फॉर लेंगे, क्रेव कोवेट कोई प्रेपोजिशन नहीं लेंगे। ये फिक्स प्रेपोजिशन की पूरी एक क्लास समझो आप, 15 मिनट की, जो आपने, चल स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। एक ही तरह की वर्ड्स हैं, एक ही काम कर रही हैं, अलग अलग प्रेपोजिशन लेकर के। बड़े नेक्स्ट पैराग्राफ, चलो आ जाओ। चलिए, खुद से पढ़ना है, रीडिंग जरूर से लेनी है ना। कह रहा है जी, कॉन्सिक्वेंटली डिजिटली सिंक्रोनाइज्ड क्राउड्स एक्वायर immense psychological potency because symbolic enemies temporarily elevate situation। कह रहा है इसके फलस्वरूप कॉन्सिक्वेंस के तौर पे नतीजन, अंग्रेजी में कॉन्सिक्वेंसी का मतलब होता है एज अ रिजल्ट। सेंटेंस एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने वाली। कह रहा है इसके नतीजे में जो डिजिटल तरीके से या ऑनलाइन तरीके से सिंक्रोनाइज यानी सहयोग से बने हुए जो क्राउड हैं, जमावड़े हैं, भीड़े हैं, ये एक्वायर कर लेती हैं बहुत ही बड़े, बहुत ही इमेंस, बहुत ही इनॉर्मस साइकोलॉजिकल पोटेंसी को या मानसिक ताकत को। डिजिटली 5,000 लोग अगर मिल जाएं किसी ग्रुप में तो उनको लगता है कि अपुनिच भगवान है ना, 5,000 है, हम इकट्ठे हैं। और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए होता है ये बिकॉज जो सिंबॉलिक एनिमीज हैं, ऐसे दुश्मन आपके जो सिंबल के तौर पे आपके दुश्मन है, ऐसे दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं कॉकरोच हूं, कॉकरोच जनता पार्टी हूं, तो सारे बीजेपी वाले मेरे दुश्मन हो गए। तो ये सिंबॉलिक जो एनिमीज होते हैं ना, सिंबल के तौर पे, वो टेम्परेली एलिविएट करते हैं या कम करते हैं आपके आइसोलेशन को, अपने रियल लाइफ की जो है कटेपन को। आइसोलेशन आप समझते हैं ना, किसी से मिलजुल नहीं रहे हो, तो ये होता है 5-10 हजार लोग मिलकर के उनको बहुत पोटेंसी या ताकत फील होने लगती है, और एक बार टेम्परेली लगता है कि हम भी कुछ मैटर करते हैं, हमारा भी कुछ कनेक्शन है। चलिए, क्राउड्स की वर्ब है एक्वायर, इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, इनॉर्मस, वास्ट। पोटेंसी, ये वर्ड अंग्रेजी में पोटेंसी बताता है क्षमता को, ताकत को। जैसे कोई दवाई है, उसकी पोटेंसी आप चेक करोगे, है ना, ये दवाई कितनी पोटेंट है। पोटेंसी से एक और वर्ड मिलता जुलता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल बताता है अंदर की संभावनाओं को। जैसे 15 साल का जो लड़का है सूर्य कुमार यादव, उसमें पोटेंसी है क्रिकेट खेलने की, खेल रहा है ऑलरेडी, क्षमताएं हैं उसमें। और जो 5 साल का लड़का है जो 10 साल बाद बनेगा कुछ, उसमें पोटेंशियल है जो है क्रिकेट खेलने की। दोनों में अलग अलग फर्क समझ लो, एक फ्यूचर और एक प्रेजेंट की बात करता है क्षमताओं में, ठीक है। एनिमीज की वो है एलिवेट, एलिवेट करना, चीजों को नरम बनाना, आसान बनाना, मॉडिफाई, पैसिफाई करना, एसयूएच करना, ये सारे वर्ड करवाए थे आपको। कह रहा है जी, येट सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट सिनोनिमस विद सॉलिडारिटी। कह रहा है फिर भी ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, 5,000 लोगों का एक साथ ऑनलाइन आकर के ना रील बनाना, ये सिंक्रोनाइजेशन जो है सिनोनिमस विद नहीं है, या एक सिनोनिम नहीं है, पर्यायवाची नहीं है सॉलिडारिटी का या एकता का। ये 5, 10, 15 हजार, 20 लाख, 2 लाख लोग, 50 लाख लोग भी इकट्ठे हो जाएं, कितना भी ऑनलाइन इकट्ठे हो, ये एकता वाली बात जो है उससे मेल नहीं खाते। और क्यों कह रहा है जी, इसलिए क्योंकि सिंस आउटरेज कैन जनरेट इमोशनल इंटेंसिटी विदाउट प्रोड्यूसिंग ड्यूरेबल कलेक्टिव लाइफ ग्राउंडेड इन मेमोरी, कमिटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंटिन्यूटी। बड़ा गहरा सेंटेंस है। कह रहा है वो इसलिए बोल रहे हैं हम ये बात, क्योंकि जो आउटरेज है आपका अंदर का जो गुस्सा है, लाखों लोग इकट्ठा होकर के जो दिखा रहे हैं, ये जनरेट कर सकता है इमोशनल इंटेंसिटी को, भावनात्मक तीव्रता को पैदा कर सकता है। लेकिन वो तीव्रता पैदा होगी ना इन सब चीजों के बिना, जो जरूरी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं, बिना प्रोड्यूस किए ऐसी कलेक्टिव लाइफ को, एक ड्यूरेबल या टिकाऊ कलेक्टिव लाइफ को, जो ग्राउंडेड है, आधारित है मेमोरी में यानी यादों में, कमिटमेंट में यानी वादों में, और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी में किसी पार्टी की कॉन्टिन्यूटी के तौर पे। समझ गए ना, जब आपकी कोई पार्टी नहीं है, आप लोग मिले नहीं आपस में, ऑनलाइन मिल रहे हो, कॉकरोच, कॉकरोच जनता पार्टी, तो कोई कलेक्टिव मेमोरी नहीं है आपकी, कोई गलत घटना हुई हो आप सबके साथ तो आपको याद हो, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई वादा नहीं किया हुआ आपने एक दूसरे से, और कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने ऐसी बनाई नहीं जिसकी कोई कंटिन्यूटी के लिए आप लड़ो।
तो ऑनलाइन तो कोई भी आ सकता है, 2 लाख, 50 लाख, 20 लाख, है ना। तो ये कह रहा है कि सिनोनिमस नहीं है ये एकता से, लोगों का इकट्ठा होना। चलिए, सिंक्रोनाइजेशन की वर्ब है इज, आउटरीच की वर्ब है कैंजनरेट, सॉलिडारिटी का मतलब होता है एकता। थोड़ा सा अलग लगा मुझे इसका टेक आर्टिकल का, जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो ना न्यूज में, उससे बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। चलो जी, लास्ट पैराग्राफ, फटाफट इसको फिनिश करो। खुद से पढ़ना है ना। कह रहा है जी, कंपैरिजंस विद बांग्लादेश एंड नेपाल देयरफॉर रिक्वायर कॉशन बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड स्वॉर्म्स इन बोथ केसेस वर इवेंचुअली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, रीडायरेक्टेड और एग्जॉस्टेड। कह रहा है जो कंपैरिजन है बांग्लादेश और नेपाल के साथ, इस प्रकार से उस कंपैरिजन को जरूरत होगी या रिक्वायर करेंगे वो, कि आप कॉशन बरतें या सावधानी बरतें। ऐसा नहीं बोलते कि सीजेपी ये बिल्कुल जेनजी वाला काम है जो नेपाल में हुआ था। ये बोलने से पहले थोड़ा सावधान रहें, कॉशन बरतें। कॉशन क्या होती है? सावधानी। कह रहा है क्यों? कह रहा है क्योंकि इसी प्रकार के जो स्वार्म्स थे, झुंड थे, जो डिसेंट्रलाइज थे। डिसेंट्रलाइज मतलब जिन झुंडों का कोई सेंटर नहीं है, कोई एक आदमी नहीं है उन झुंडों के पीछे, सब लोग अपने अपने हिसाब से नेता है उसमें। कह रहा है इस तरह के जो स्वॉर्म्स थे, झुंड थे, दोनों ही केसों में, बांग्लादेश में और नेपाल में, बहुत केसेस में, उनको आखिरकार या तो ये कर दिया गया, या ये कर दिया गया, या ये कर दिया गया, या तो उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, यानी उनको इंस्टीट्यूशन बना दिया गया पार्टी, या उनको रीडायरेक्ट कर दिया गया, उनको इधर उधर तितर बितर कर दिया गया, या उनको एग्जॉस्ट कर दिया गया, थका करके शांत कर दिया गया। तीन में से एक ही काम हुआ था इस तरह के सॉन्ग्स के साथ। कह रहा है जी इस प्रकार से देयर बाई रिवीलिंग ब्रॉडर स्ट्रक्चरल टेंडेंसीज ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड वीक इन पब्लिक लाइफ। इस प्रकार से एक काम होता है रिवील करते हुए, दिखाते हुए बड़े स्केल पे बुनियादी टेंडेंसीज को, स्ट्रक्चरल आदतों को हमारी, जो है फ्रेगमेंटेशन की या तितर बितर हो जाने की, टुकड़े टुकड़े जो है हो जाने की, और वीकेंड पब्लिक लाइफ की, कमजोर जो है पब्लिक जीवन की, है ना। मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, डिजायर और लीडरशिप क्वालिटीज वाला कोई आदमी चाहिए अगर किसी मूवमेंट को आगे ले जाना है। चाहे कितने भी लोग इकट्ठा हो जाएं, अगर उनका कोई सेंट्रलाइज्ड लीडर नहीं है तो ऐसी भीड़ों का फायदा ही उठता है। लास्ट में दंगे हो जाते हैं, आगे लग जाती हैं ना, इधर उधर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, और फिर भीड़ भी थक जाती है। तो यही हुआ था इन दोनों केसेस में। नेपाल में तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई, बांग्लादेश में थक गई। चलिए, कंपैरिजंस की वर्ब है रिक्वायर, स्वॉर्म्स यानी झुंड, इनकी वर्ब है वर। अब वर से तीन जुड़ी हुई हैं, वर, इंस्टीट्यूशनलाइज, रीडायरेक्टेड और एग्जॉस्टेड, तीनों क्या है? कॉमा कॉमा और से जुड़ी हुई हैं। कॉशन का मतलब होता है सावधानी, इसको प्रिकॉशन भी बोलते हैं। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति या आदत, इसके लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में इंक्लिनेशन, ठीक है। और एक वर्ड और लिख देते हैं, प्रोक्लिविटी, ठीक है। अंदर की प्रवृत्ति को बोलते हैं टेंडेंसी। कह रहा है जी जैकस लेकन whose warning during the May 1968 uprisings that revolutionaries merely acquire new masters underscored how antagonistic politics often reorganizes authority rather than abolishing it. कह रहा है जो जैकस लैकन था, एक फिलोसफर था, राइटर था, जो फ्रांस का मशहूर राइटर है। कह रहा है जिनकी वार्निंग्स ने, और कब वार्निंग्स आई थी? ड्यूरिंग दौरान 1968 मई की अपराइजिंग के, दंगों के या फिर क्रांतियों के। कहाँ आई थी? फ्रांस में। 1968 मई के अंदर फ्रांस जो है बुरे हालातों में आ गया था, इकोनॉमी ठप हो गई थी पूरी, तब की बात बता रहा है। कह रहा है इनकी जो वार्निंग्स थी इस वक्त की, और वो क्या, कि जो रिवोल्यूशनरी होते हैं ना, क्रांतिकारी, जो रिवोल्यूशन लाते हैं, खाली खाली वो सिर्फ इतना ही काम करते हैं मेरली, वो एक्वायर कर लेते हैं, ढूंढ के ले आते हैं कहीं से अपना नया आका, नया मास्टर, नया मसीहा। पुराने मसीहा को गिरा देंगे, बोलेंगे क्रांति कर रहे हैं, और एक नया ले आएंगे, वही काम करेंगे जो पहले हो रहा था। कह रहा है इस वार्निंग ने ना अंडरस्कोर किया, इसने ध्यान देके हमें बताया कि कैसे जो अलगाववादी पॉलिटिक्स होती है, एंटागोनिस्टिक पॉलिटिक्स क्या होती है? जो पार्टी बैठी है उसको गिराओ, हम जो कहते हैं वो करवाओ, है ना। ये एंटागोनिस्टिक पॉलिटिक्स है, हॉस्टाइल पॉलिटिक्स है। तो ये वार्निंग हमें यही बताती है कि इस तरह की जो राजनीतियां हैं, अक्सर वो रीऑर्गेनाइज करती हैं अथॉरिटी को, नया स्ट्रक्चर बनाती हैं अथॉरिटी का, पावर का, बजाय या रादर देन इसको अबॉलिश करने के या पूरे तरीके से खत्म करने के। तो समझ गए ना, एक पीएम को गिरा दिया, एक पार्टी को गिरा दिया, एक सरकार को गिरा दिया, और क्या बन के? रिवोल्यूशनरी की बन करके, क्रांतिकारी बन के, और फिर एक नया पीएम ले आए, नई सरकार ले आए, नया आदमी ले आए। बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है जो पहले हो रहा था। ये बताया था जैकन लैकन ने कि एक नया आका ही ढूंढ लाते हो आप, और कुछ नहीं करते हो। चलिए, वार्निंग की वर्ब है अंडरस्कोर्ड, रिवोल्यूशनरी की वर्ब है एक्वायर,
एंटागोनिस्टिक पॉलिटिक्स की वर्ब है रीऑर्गेनाइजेस। रादर देन का मतलब होता है अंग्रेजी में बजाय। रादर देन के बाद हम प्रेफर करते हैं, रादर देन के बाद हम प्रेफर क्या करते हैं पता है आपको? या तो कोई नाउन या फिर वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। रादर देन अबॉलिशिंग की जगह अबॉलिश लिखना चाहिए, प्रेफर हम ये करते हैं। ये जो वर्ब की एनजी फॉर्म है ये तब लगाई जाती है जब आप बजाय का एक दूसरा वर्ड है बजाय के लिए इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन दोनों में से कुछ भी लगा दो। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखें, अगर आईएनजी फॉर्म लगानी है बजाय के बाद तो इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल करें, अगर नाउन लगाना है तो रादर देन और इंस्टेड ऑफ दोनों में से कुछ भी लगा लो, अगर बेस फॉर्म लगानी है तो फिर इस्तेमाल करो रादर देन का। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो आज के क्विज में सारे कॉन्सेप्ट पूछे हुए हैं आपसे। अब ये लास्ट पैराग्राफ, इसको फिनिश करते हैं, आर्टिकल को रैप अप करेंगे। लंबा आर्टिकल है आज का। चलिए, कह रहा है जी मोर ओवर फॉसिल फ्यूल ड्रिवन modernity structurally reproduces centralization through energy systems, logistic networks, financial architectures and digital platforms। कह रहे जी इससे ऊपर भी एक बात और बताएं आपको, मोर ओवर। मोर ओवर मतलब, मोर मतलब ज्यादा, ओवर मतलब इसके ऊपर, जो बताया हमने उससे भी ऊपर कुछ और बताते हैं। ये जो आज की मॉडर्निटी है ना, आधुनिकता है जो फॉसिल फ्यूल ड्रिवन है। हमारी आधुनिकता अगर एक चीज पे टिकी है वो है क्रूड ऑयल। बिजली से लेके कार तक, फैक्ट्री से लेकर के आईफोन तक, है ना, आपके घर की, आपकी जिंदगी का लगभग 90% जो हिस्सा है वो किसी ना किसी तरह से एनर्जी से और तेल से, कोयले से जुड़ा हुआ है। कह रहा है फॉसिल फ्यूल के ऊपर आधारित जो आजकल की मॉडर्निटी है, बड़े बड़े बिल्डिंग और कारों वाली, कह रहा है ये स्ट्रक्चरली अपने बुनियादी तौर पे रिप्रोड्यूस करती है, पैदा करती है सेंट्रलाइजेशन को, एक केंद्रीकरण को। और कैसे करती है? इन सभी चीजों के जरिए। एनर्जी सिस्टम उसका एक सेंटर होगा, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स उसका भी एक सेंटर होगा। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? सामान का जाना आना। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इसके लिए बैंक में जाओगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इसके लिए मेटा पे जाओगे, है ना, फेसबुक पे जाओगे। इवन एस कंटेम्प्रेरी क्राउड्स इमोशनली डिजायर डिसेंट्रलाइजेशन। और ये सब तब होता है वहीं जब दूसरी तरफ इवन एस जो मॉडर्न क्राउड्स हैं वो इमोशनली या भावनात्मक तौर पे डिजायर करते हैं, क्रेव करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, एक अथॉरिटी ना हो। ये फर्क है। जो जीवन आप जी रहे हो, आईफोन वाला, एंड्रॉइड फोन वाला, इंटरनेट वाला, है ना, एसी वाला, कार वाला, वो जीवन कहता है कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होगा, कुछ ही चंद लोग जो है सब कुछ कंट्रोल करेंगे तभी हो सकता है। लेकिन आप जो अंदर से युवा हो, आप चाहोगे कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हो, सबके पास ताकत हो बराबर। कह रहे जी अनलेस सोसाइटीज रीबिल्ड ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबल पब्लिक कमिटमेंट, reactive mobilizations will continue reproducing cyclical outrage without enduring transformation। कह रहे जी अगर ऐसा ना हो, अनलेस सोसाइटीज रीबिल्ड ना करें ट्रस्ट को, फिर से ना पैदा करें भरोसे को, ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरीज को, अपने सबकी मिली जुली यादों को, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मिली जुली जो है जिम्मेदारियों को, और ऐसे पब्लिक कमिटमेंट को जो ड्यूरेबल हो, टिकाऊ हो। कह रहा अगर ये ना हो, ये सब काम ना हो, तो इस तरह का रिएक्शन में आने वाला जो लामबंदी है, कॉकरोच जैसा, सीजेपी जैसा, ये जारी रहेगा रिप्रोड्यूस करना, बार बार पैदा करना ऐसी आउटरेज को, ऐसे गुस्से को जो सिक्लिकल होगा, साइकिल्स में चलेगा। शांति रहेगी 3 साल, फिर 1 साल जो है अचानक से आप देखोगे कुछ हो गया। सिक्लिकल आउटरेज आपको इस तरह से मिलते रहेंगे, और ये सारे आउटरेज होंगे बिना एंड्योर किए, बिना टिकाऊ पने के, उस ट्रांसफॉर्मेशन के जो बदलाव के, मतलब ऐसा कोई बदलाव नहीं लाएंगे जो एंड्योरिंग हो, टिकाऊ हो। बस आएगा गुस्सा, लोग देखेंगे, बनेंगे मेंबर, भूल जाएंगे फिर, और फिर 5 साल बाद फिर हो जाएगा ये सब। तो ये सब काम हमारे समाज को आज करना होगा, ये चीजों को पैदा करना होगा। चलिए, अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, सोसाइटीज की वर्ब है रिबिल्ड, मोबिलाइजेशन की वर्ब है विल कंटिन्यू, रिएक्टिव का मतलब है जो रिएक्शन में हो। अनलेस, अनटिल और लेस्ट के बाद में नॉट का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इनमें ना ऑलरेडी लगा हुआ है। अनलेस, अनटिल का मतलब है अगर जब तक ऐसा ना हो। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। ना हो, ना हो, ना हो, ना तो लगा हुआ है इसमें, तो इनके बाद ना हो के लिए नॉट फिर से लगाने की जरूरत नहीं होती। वेट अंटिल आई डोंट रिटर्न, डोंट कॉल मी अनलेस इट इज एन इमरजेंसी। इंतजार करो जब तक मैं लौट ना आऊं, फोन मत करो जब तक इमरजेंसी ना हो। अगर इमरजेंसी ना हो तो जब तक मैं लौट ना आऊं, तो यहाँ पे ना लगा हुआ था, डू नॉट की जरूरत नहीं है, इस नोट को यहां से निकाल दो। अंटिल आई रिटर्न लिख दो,
डोंट को ही निकाल देना पड़ेगा, ऐसे ये सेंटेंस बनेगा। फोन मत करना अगर इमरजेंसी ना हो, अनलेस इट इज एन इमरजेंसी, सेंटेंस बिल्कुल सही है, नॉट की यहां पे कोई जरूरत नहीं थी। ड्राइव फास्टर लेस्ट वी डोंट मिस द ट्रेन, थोड़ा और तेजी से ड्राइव करो, कहीं ऐसा ना हो हम ट्रेन को मिस ना कर दें। तो लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, ऑलरेडी ना लगा हुआ है तो यहाँ डोंट मत लगाओ। और याद रखें लेस्ट के साथ में शुड का इस्तेमाल किया जाता है बेस फॉर्म के साथ। तो ड्राइव फास्टर लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। चलिए क्लास को रैप अप करते हैं, होपफुली मजा आया होगा आपको। थोड़ी लंबी थी आज की क्लास, लेकिन ये जो आपने सीखा है पिछले आधे पौने घंटे में, 4 घंटे लगेंगे, खुद से करोगे तो भी बैठ पाओगे, तो इतना आप जो है लर्निंग ले पाओगे। आराम से 2 पार्ट में चला लिया करो क्लास, लंबी लगती है तो पूरी लर्निंग लिया करो। पैरा जंबल सेट है, आज ही की क्लास के ऊपर बेस्ड है। मैं चाहता हूं इसको मेंस लेवल का है, ये एकदम मेन से भी एक लेवल ऊपर का, इसको ट्राई दो आप। मैं आंसर करवा रहा हूं आपको, एक बार खुद से ट्राई कर लो। देखो इसमें बताया गया कि लोग कलेक्टिव दंगा या डिजिटल कैंपेन कैसे करते हैं, कलेक्टिवली क्यों करते हैं। सबसे पहले सी आएगा। सी बता रहा है कि लॉस्ट करने के बाद, खो देने के बाद, एकता के दूसरे तरीकों को या फॉर्म्स को इंडिविजुअल्स जो है आजकल के लगातार बढ़ते हुए तौर पे मिस्टेक करते हैं या गलत फहमी पाल लेते हैं, मिस्टेक करते हैं कि जो इकट्ठा मिलजुल के आउटरेज होगा, गुस्सा होगा, वो मीनिंगफुल कलेक्टिव बिलोंगिंग होगी, सार्थक तौर पे एक कलेक्टिव ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। और कोई एकता का दूसरा कोई तरीका है नहीं किसी से कलेक्शन जो है कलेक्टिव बनाने का। तो आजकल का इंडिविजुअल ये सोचता है कि ऑनलाइन आके अगर मैं किसी ग्रुप का पार्ट बन जाऊं तो मैं एक कलेक्टिव बिलोंगिंग को, अपने अंदर का डिजायर जो है पूरा कर लूंगा। कह रहा है फिर डिजिटल ट्राइब बनती हैं, ऑनलाइन जो है प्रजातियां बनती हैं, ट्राइब समझते हो ना आप, जनजातियां। अब वो इमर्ज करती हैं रातों रात इसी चीजों के जरिए, कहीं आयरनी होगी, कहीं मीम होंगे, कहीं एल्गोरिथम से एम्पलीफाई किया हुआ रिजेंटमेंट या गुस्सा होगा। और ये सब करता है बजाय शेयर्ड लिव्ड एक्सपीरियंस के। इनका कोई शेयर्ड मेमोरी नहीं है, बस ये ग्रुप का पार्ट है, फेसबुक ग्रुप का पार्ट। मीम भेजेंगे एक दूसरे को, है ना, आयरनी वाले मैसेज भेजेंगे। कह रहा है जी फिर जो वर्ड अपीयर्स, जो दिखता है सियासी तौर पे क्रांतिकारी या रिवोल्यूशनरी, अक्सर वो मास्क करता हुआ दिखेगा आपको, छुपाता हुआ दिखेगा एक बहुत ही डेस्परेट सी, होपलेस सी तलाश को, सर्च को, जो है इमोशनल रिकॉग्निशन की या भावनात्मक पहचान की। और ये किसके अंदर होती है, ये विदिन होती है सोशली एग्जॉस्टेड सोसाइटी में, सामाजिक तौर पे थके हुए जो है समाजों में। लास्ट में बोल रहा है कि इसके नतीजे में मूवमेंट जो है, जो बिल्ट अपॉन होती है वॉलेटाइल इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन पे, हिंसक जो है इमोशनल सहयोग पे, कह रहा है वो अक्सर जो है फ्रीक्वेंटली वो कोलैप्स करती हैं जब उनका सिंबॉलिक एनिमी डिसअपियर हो जाता है या अटेंशन शिफ्ट हो जाती है ना। एक बार 10 15 20 दिन महीना बीतेगा, कुछ नहीं हुआ तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, कहने का मतलब ये। मेरे को पता है पढ़ने में जोर आ गया होगा आपको, इसको अरेंज करना तो कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आंसर आपका CABD। ठीक है, मैं चाहता हूं इसको खुद से आप अटेम्प्ट दो, और आपके हिसाब से कोई और आंसर बनता है तो कमेंट्स में डालना, क्योंकि इसका एक ऑल्टरनेटिव आंसर भी है। ठीक है, मैं कमेंट्स में डालूंगा, आप वहां से चेक कर लेना, हो सकता है आप खुद भी पकड़ पाओ। CABD भी सही है, और एक और आंसर, एक और अरेंजमेंट इसका बन रहा है। चलो अब आ जाओ, कुछ RC क्वेश्चन है। ये जो फॉसिल फ्यूल ड्रिवन मॉडर्निटी है, इसका क्या मतलब है, इस बात की डिस्कशन क्यों की गई, फॉसिल फ्यूल ड्रिवन मॉडर्निटी की हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा जीवन चलता है किसी के सेंट्रलाइजेशन पे। अंबानी ने सोचा कि जियो बना दूंगा और सबको फ्री में नेट बांटूंगा, घर घर में इंटरनेट जाएगा, आप मेरी अमन सर की क्लासेस देखोगे। अगर उसने ना सोचा होता और 5,000 कंपनियां होती बाजार में, सब 500 का जीबी का डेटा देती, है ना, तो कोई ना देख पाता कुछ भी। तो हमारी सोसाइटी जो इतनी तरक्की की गई है ना, ये सब हो रहा है फॉसिल फ्यूल की वजह से, और सेंट्रलाइजेशन होता है इसकी वजह से। कुछ ही लोग जो है सारा कारनामा करते हैं, फॉसिल फ्यूल का कमाल है सारा। तो मॉडर्न सिस्टम जो है स्ट्रक्चरली रीइंफोर्स करते हैं सेंट्रलाइजेशन को, इमोशनल डिजायर आपके अंदर कितना भी हो डिसेंट्रलाइजेशन का उसके बावजूद, इसलिए इसकी बात की गई थी। सेकंड का आंसर है। चलो अब टोन बताओ इस आर्टिकल की, सटारिकल है, सेंटिमेंटल है, एनालिटिकल है, या सेलिब्रेटरी है। सेलिब्रेशन कोई नहीं हुआ इसमें, सेंटिमेंट भी कोई नहीं बताया जा रहा, नॉस्टैल्जिया यानी नॉस्टैल्जिक जिसमें आपको पुरानी यादें या मेमोरीज की बात हो, नॉस्टैल्जिक भी नहीं है। सेटारिकल वो होती है जहां पे व्यंग्य हो,
तो इस आर्टिकल में कुछ मुझे सटायर तो देखने को नहीं मिला, हंसी मजाक की बात कहीं नहीं मिली। एनालिटिकल और कॉशनरी लग रही है क्योंकि एनालाइज कर रहा है और कॉशन भी दे रहा है, चेतावनी भी दे रहा है ना, आगे से सावधान रहने की। थर्ड का आंसर है सी। तो ये है आज की टोन। चलिए कुछ क्वेश्चंस खुद से करेंगे आप। एंटोनिम पूछा है आपसे कोलेस का। वन वर्ड पूछा है किसी आदमी को पराया कर देने के लिए कौन सा यूज होगा। ठीक है, स्ट्रेंज, इम्ब्रेस और मोबिलाइज। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी, 3 कॉन्सेप्ट्स ग्रामर के जो करवाए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। चेक कर लेना मेयरली को, और ठीक है हैंकर देख लेना, इंस्टेड ऑफ देख लेना, लेस्ट को देख लेना। ठीक है, चलो 3-4 एरर जो भी मिले 3 मिलेंगे आपको, ढूंढो आराम से। कल आपसे मुलाकात लेते हैं। क्लास कैसी लगी आज की, अपना फीडबैक जरूर से दें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले, मैं बहुत क्यूरियस रहता हूँ मेरे क्विज का फीडबैक लेने के लिए। ठीक है, तो बता दिया करो सर आज 2 मिले, 5 मिले, 6 मिले। चलो घंटे भर के अंदर टेलीग्राम पे एक और क्विज मिलेगा, इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। जो बच्चे पूरी क्लास ले रहे हैं टेलीग्राम पे जाओ, आपको क्विज इस ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। अंटिल देन वाईटी आपको फोन में डाउनलोड करें। साइनिंग आउट।